आप कोई काम वाली ढूंढ दीजिए, मुझसे अब घर का कोई काम नहीं होता है। तब योगेश अपनी पत्नी की तकलीफ को समझते हुए कहता है, हाँ भावना, मैंने बहुत जगह काम वाली के लिए बात कर रखी है, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम लोग जहाँ रहती है ये जगह शहर से बहुत दूर है और कोई भी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। भावना, आप अपने बिजनेस के सिलसिले में बड़े शहर जाते हो, आप वहाँ किसी से काम वाली के लिए बात करना। आप जिस शहर में जाते हो मैंने सुना है वहाँ से लोग पैसे देकर काम वाली खरीद कर लाते हैं। योगेश, अरे भावना, तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी की लड़की को खरीद कर लाना गलत है ना बाबा, मैं नहीं करूँगा ये काम। तभी भावना रूठती हुई कहती है, हाँ मत मानो मेरी बात, अब ये काम करते करते मेरे प्राण निकल जाएंगे, तब तुमको एहसास होगा कि मैं सही कह रही थी। ठीक है, तुम नहीं मानोगी, मैं कल ही बड़े शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं किसी से बात करता हूँ। भावना बड़ी खुश होते हुए कहती है, ये करी ना आपने अच्छे पति होने वाली बात। अब थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लीजिए। इस कहानी में दो पति पत्नी, उनके दो छोटे बच्चे, बड़ी बेटी नैन्सी, छोटा बेटा यश है। योगेश और भावना में आपस में बहुत प्रेम था, उन दोनों के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता था। और इस समय भावना फिर से प्रेग्नेंट है और भावना का शरीर थोड़ा भारी है। भावना से दोनों बच्चों को संभालना और खुद के पेट में पल रहे बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और योगेश और भावना शहर के जिस इलाके में रहती है वहाँ पर काम वाली नहीं मिलती है। अच्छा खासा पगार देने के बाद भी कोई उस इलाके में काम करने के लिए राजी नहीं होता है। योगेश की अपने कपड़ों की दुकान है, मगर वो अच्छा खासा कमा लेता है। योगेश सुबह ही बड़े शहर के लिए चले जाता है और योगेश को जिस क्लाइंट से मीटिंग करनी थी उसने किसी पेइंग गेस्ट हाउस में बुलाया था। जब योगेश की उस क्लाइंट से मीटिंग चल रही होती है तब उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ की साफ सफाई कर रही थी। जब योगेश की मीटिंग पूरी हो गई तब योगेश उस महिला के पास गया और उससे बोलने लगा, माँ जी आप यहाँ काम करती है? वह महिला योगेश की तरफ देखती है और कहती है, कौन हो भाई और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आपको दिखता नहीं मैं यहाँ काम कर रही हूँ? तो मैं यहाँ काम करती हूँ और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? योगेश, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मेरे दो छोटे बच्चे भी हैं। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी पत्नी का शरीर थोड़ा भारी हो गया है, उससे घर का काम नहीं होता है। मुझे अपनी पत्नी की देखभाल और घर का काम करने के लिए कोई काम वाली चाहिए। तब वह महिला कहती है, तुम बहुत दूर रहते हो, वहाँ कोई भी काम वाली नहीं जाएगी। योगेश, अगर पैसे देकर मिलती है तो भी मैं मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वह महिला ये सुनकर चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर उसके बाद वह महिला कहती है, 4 लाख रुपए लगेंगे, क्या तुम इतना पैसा देने के लिए तैयार हो? योगेश, मैं अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कौन है वो काम वाली? जल्दी से मेरी बात करवा दीजिए। औरत, वो मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? कितनी बड़ी है? अभी तो वह केवल 16 साल की है, लेकिन काम में बहुत होशियार है। मगर अभी तो वह बहुत छोटी है और नादान है, अभी उसके खेलने खाने की उम्र है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेरी बेटी बहुत होशियार है। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर आप पैसा देकर मेरी बेटी को ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्त? पहली शर्त यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ और कैश में देना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि मेरी बेटी की उम्र अभी कच्ची है, कहीं आप लोगों ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया तो उसका क्या होगा, इसीलिए आपको मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी, तब मैं एकदम बेफिक्र हो जाऊंगी। ये सुनकर योगेश एकदम गुस्सा हो जाता है। शादी कर लूं? ये आप कैसी बात कर रही है? एक तो आपकी बेटी की उम्र छोटी है और दूसरा मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपकी दूसरी शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये कहकर योगेश गेस्ट हाउस से बाहर चला जाता है। जैसे ही योगेश बाहर जाता है
तभी भावना का फोन आता है। तब भावना बहुत चहकते हुए कहती है, कोई काम वाली मिली या नहीं। योगेश को गुस्सा आ जाता है और वह भावना को डांटते हुए कहता है, क्या हर वक्त काम वाली लगा रखी है? इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है तुम्हारे पास? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। तब योगेश भावना को सारी बात बता देता है। ये सुनकर भावना भी चुप सी हो जाती है और फोन काट देती है। योगेश भी घर वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता है। तभी भावना का वापस फोन आता है और वह योगेश से कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो। योगेश जहाँ पर था वहीं पर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। योगेश, भावना तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? भावना, हाँ बिल्कुल ठीक से मेरा दिमाग तो काम कर रहा है। तो क्या हुआ, अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है कि वह मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। वह महिला केवल अपनी बेटी की सुरक्षा के कारण ही ऐसा कह रही है। तुम वापस जाओ और उस काम वाली को लेकर आ जाओ। योगेश एकदम हताश सा हो जाता है और वह वापस उसी औरत के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है कि मैं केवल सुबह पैसे लेकर आऊंगा। आप लोग शादी की तैयारी करके रखिए। तब वह औरत बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी बेटी से कहती है, मैंने तेरे लिए बहुत ही सुंदर वर ढूंढ लिया है। तेरी कल सुबह ही तेरी शादी है। और औरत की बेटी को कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब अगला दिन आ जाता है। योगेश पैसे लेकर सही समय पर उस औरत के घर पहुंच जाता है। उस औरत ने शादी की तैयारी कर रखी थी। योगेश के घर के अंदर जाते ही औरत योगेश के सारे पैसे ले लेती है। उसके बाद बाहर अपनी बेटी को लेकर आती है। उस समय योगेश उसकी बेटी को देखता है। तब औरत कहती है, मेरी बेटी का नाम शिवन्या है। तब शिवन्या धीरे से नजर योगेश की तरफ देखती है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। इतना लंबा चौड़ा, एकदम गोरा और एकदम हैंडसम लड़का था, मगर वो देखती है कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह उम्र में उससे बहुत बड़ा है, मगर वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह पाती है। अब योगेश और शिवन्या की शादी हो जाती है, मगर शिवन्या को कुछ भी पता नहीं है कि उसकी माँ ने उसे बेच दिया है। शिवन्या तो ये सोच रही है कि उसकी शादी हुई है। अब योगेश शिवन्या को लेकर वापस अपने घर चला जाता है और भावना को सब कुछ बता देता है कि वह शिवन्या को लेकर आ रहा है। जैसे ही शिवन्या घर के दरवाजे तक पहुंचती है, तभी भावना पूजा की थाल लेकर आती है और शिवन्या और योगेश की आरती उतारती है। योगेश ये देखकर भावना को गुस्से से देखता है और भावना मुस्कुराती हुई शिवन्या को अंदर ले जाती है। शिवन्या भावना को देखकर ये सोचती है कि ये उसके पति की कोई रिश्तेदार होगी। अब शिवन्या घर के अंदर आ जाती है। योगेश भावना को अपने कमरे में चुपके से बुलाता है और शिवन्या को सब कुछ बता देने के लिए कहता है। तब भावना शिवन्या के पास जाती है। शिवन्या से बड़े ही प्यार से कहती है, शिवन्या तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। शिवन्या, तुम्हारी माँ ने तुमको हमें 4 लाख रुपए में बेच दिया है। हमने तुम्हारी माँ से केवल घर का काम करने के लिए बात करी थी, लेकिन तुम्हारी माँ की शर्त थी कि वह तुमको योगेश के साथ शादी करने के बाद ही हमारे घर भेजेगी। ये बात सुनकर शिवन्या के मन को एकदम धक्का सा लगा और वह सोचने लगी, मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। और शिवन्या रोने लगी। तब भावना शिवन्या को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम डरो मत, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बस तुमको वही काम करना है जिसके लिए तुमको यहाँ लाया गया है। तब शिवन्या अपनी भीगी पलकों से भावना की तरफ देखती है। तब भावना कहती है, तुमको केवल घर का काम करना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, योगेश का तीसरा बच्चा होने वाला है। तभी शिवन्या एकदम आश्चर्यचकित होकर भावना की तरफ देखती है और शिवन्या अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछती है, क्या तीसरा बच्चा? भावना, हाँ, मैं योगेश की पत्नी हूँ और योगेश के 2 बच्चे हैं और तीसरा होने वाला है। तभी दोनों बच्चे शिवन्या के रूम में आ जाते हैं। तभी नैन्सी अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में पूछती है, मम्मी ये कौन है? तब भावना बड़े ही प्यार से कहती है,
ये तुम्हारी छोटी माँ है। शिवन्या ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं है। जिसको वह अपना पति मानकर आई थी वह तो उसका पति नहीं है। तब भावना अपने बच्चों को रूम में जाने के लिए कहती है और दोनों बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं। तब शिवन्या भावना से कहती है, मेरी माँ ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। भावना, शिवन्या हमको माफ कर देना। देखो हमको पता नहीं था कि तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ भी नहीं बताया होगा। तब भावना शिवन्या को अपने गले से लगा लेती है और शिवन्या से कहती है, शिवन्या तुम बिल्कुल भी डरो मत, मेरे रहते तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद भावना शिवन्या को रूम में अकेला छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। इन सब बातों में पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पूरी रात शिवन्या को नींद नहीं आती है। वो बस अपनी माँ से मन ही मन ये शिकायत करती रही, माँ तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। और ये सोचते सोचते शिवन्या को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 9 बज रहे थे। शिवन्या अभी तक सोकर नहीं उठी थी। तभी भावना शिवन्या को उठाने उसके रूम में जाती है और उसके बच्चे भी रूम में जाते हैं। भावना, शिवन्या उठो, सुबह के 9 बज गए हैं। ये सुनकर कि 9 बज गए हैं शिवन्या एकदम उठकर बैठ जाती है। तभी दोनों बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं, गुड मॉर्निंग छोटी माँ। भावना, शिवन्या जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, आज हम सब शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदेंगे और शाम को घूमने जाएंगे। घूमने का नाम सुनते ही शिवन्या छोटे बच्चे की तरह उछल पड़ती है और कहती है, क्या हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। तब भावना कहती है, हाँ हम सब लोग सिनेमा देखने जाएंगे। तब शिवन्या कहती है, मुझे सिनेमा देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। शिवन्या पहले दिन हुई सारी बातें भूल जाती है। उसके बाद भावना शिवन्या को खूब घुमाती फिराती है, उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती है। फिर उसके बाद सब लोग घूमने जाते हैं और उसके बाद बाहर अच्छे से होटल में खाना खाते हैं। शिवन्या अपने सारे दुख भूल जाती है। अब सब लोग घर आ जाते हैं। पूरा दिन घूमने के कारण सब लोग बहुत थक जाते हैं और सब लोग आते ही सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह के 6 बज रहे हैं। भावना का अलार्म बज उठता है। भावना जल्दी से उठती है, तभी उसे बर्तनों की आवाज आती है। भावना जल्दी से किचन की तरफ जाती है। उसे लगता है शायद कोई बिल्ली अंदर आ गई है। तभी भावना देखती है कि शिवन्या ने एकदम सुबह उठकर सारे बर्तन धो दिए हैं। किचन एकदम साफ सुथरी और चमकदार कर दी है और अब वह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी शिवन्या भावना से कहती है, दीदी अब आप जाकर आराम करो, मैं सारा काम कर लूंगी। बच्चों की भी चिंता मत करना, उन दोनों को भी मैंने दूध पिला दिया है। ये देखकर भावना को बहुत अच्छा लगता है और भावना वापस जाकर सो जाती है। उसके बाद योगेश उठता है। भावना को सोया देख बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाता है। आज तक भावना कभी भी देर तक नहीं सोई थी। तभी योगेश भावना को उठता हुआ कहता है, भावना उठो, सुबह के 7 बज गए हैं, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। तभी भावना आलस में भरकर कहती है, अरे आज मेरी सोतन ने नाश्ता बना दिया है, आज उसके हाथ का नाश्ता खा लो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर नाश्ता तैयार है। ये सुनकर योगेश नाराज हो जाता है, नहीं जाना मुझे ऑफिस। क्या हुआ, नाराज क्यों हो गए? तुम उसे सोतन क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारे कहने से उससे शादी की है। वो मेरे लिए इस घर की काम वाली है, वो मेरी पत्नी नहीं है, समझी तुम या नहीं? भावना हंसते हुए कहती है, अरे बाबा मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज हो गए। योगेश मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। भावना सॉरी, आज से ऐसी मजाक कभी नहीं करूँगी। उसके बाद योगेश जल्दी से तैयार हो जाता है और बाहर टेबल पर रखा नाश्ता करके जल्दी से चला जाता है। योगेश एक बार भी शिवन्या की तरफ नहीं देखता, पर शिवन्या को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि शिवन्या जानती थी योगेश की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। उसके बाद भावना उठ जाती है और फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। तभी दोनों बच्चे दौड़ते हुए भावना के पास आ जाते हैं और भावना से कहते हैं, मम्मी छोटी माँ बहुत अच्छी है, हमको बहुत ही टेस्टी चॉकलेट वाला दूध पिलाया।
और हमारे साथ खेला। तब भावना शिवन्या की तरफ देखती हुई कहती है, थैंक्स शिवन्या, तुमको देखकर तो ऐसा लगता है अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बच्चों को माँ की कमी तुम नहीं होने दोगी। शिवन्या, अरे दीदी आप ऐसा क्यों कहती हो, मरे आपके दुश्मन। भावना, शिवन्या जल्दी से काम पूरा कर लो, आज टीवी पर बहुत ही अच्छा सीरियल आने वाला है, चलो साथ बैठकर देखते हैं। शिवन्या, हाँ सच्ची दीदी, मैं अभी अपना काम पूरा कर लेती हूँ, मुझे भी टीवी देखना बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा दिन भावना और बच्चों ने शिवन्या के साथ बहुत मस्ती करी। फिर शिवन्या ने रात का खाना भी समय से बना लिया। इतने में योगेश भी आ गया और खाना खाकर अपने रूम में चला गया। भावना, चलो शिवन्या थोड़ा बाहर टहल आती है, मुझे डॉक्टर ने टहलने के लिए कहा है। शिवन्या, हाँ चलो चलो दीदी। उसके बाद शिवन्या और भावना दोनों टहलने चले जाते हैं और दोनों बच्चे को योगेश के पास छोड़ जाते हैं। तभी शिवन्या की नज़र पानी पूरी वाले की तरफ पड़ती है। शिवन्या भावना से कहती है, चलो दीदी पानी पूरी खाते हैं। भावना, शिवन्या तुम खा लो पानी पूरी, मैं नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मुझे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। शिवन्या, अच्छा मैं ही खा लेती हूँ। शिवन्या छोटे बच्चे की तरह चटकारे लेकर पानी पूरी खा रही होती है। ये देखकर भावना का हंस-हंस बुरा हाल हो जाता है। फिर दोनों बाहर घर आ जाती हैं। ऐसे ही शिवन्या और भावना का बहुत ही अच्छा समय गुजरता है। अब भावना की प्रेगनेंसी का समय पूरा हो गया। भावना को लेबर पेन होने लगे। योगेश जल्दी से भावना को हॉस्पिटल ले गया और शिवन्या को बच्चों के पास ही छोड़ दिया। भावना के माता पिता को भी खबर कर दी गई, वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। भावना को अंदर ले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद लेबर रूम में नर्स दौड़ती हुई बाहर की तरफ आती है और जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर लेबर रूम के अंदर दौड़ दौड़ कर जाते हैं। योगेश ये सब देखकर डर जाता है। वह नर्स को रोककर पूछता है, नर्स कुछ भी नहीं बता पा रही थी। थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर आती है और सभी डॉक्टर बहुत ही मायूस सा चेहरा लेकर बाहर आते हैं। तभी योगेश दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या बात है, भावना ठीक तो है ना? तब उनमें से एक डॉक्टर कहता है, सॉरी योगेश जी, हम भावना को नहीं बचा पाए, बच्चे को बचा लिया है, तुमको बेटा हुआ है। ये सुनकर योगेश जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद नर्स बच्चे को गोद में लेकर आती है और योगेश की गोदी में देने लगती है। तभी योगेश गुस्सा होते हुए नर्स से कहता है, ले जाओ इस मनहूस को, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। तब जल्दी से भावना की माँ बच्चे को गोद में ले लेती है और योगेश से कहती है, बेटा इसमें इस बच्चे का क्या दोष है, ये भगवान का लिखा हुआ लेख है, इसे कोई नहीं टाल सकता। अब योगेश भावना की बॉडी को लेकर घर आ जाता है। वहाँ शिवन्या बहुत बेसब्री से भावना और योगेश के आने का इंतजार करती है। तभी एम्बुलेंस घर के आगे रुकती है। उसमें से सबसे पहले योगेश उतरता है और दो लोग स्ट्रेचर पर भावना को अंदर लाते हैं। ये देखकर शिवन्या की कुछ समझ नहीं आता। वह जल्दी से भागकर बाहर की तरफ जाती है और योगेश से पूछती है, क्या हुआ दीदी को, वो ऐसे क्यों लेटी हुई है? तब योगेश रोते हुए कहता है, अब तुम्हारी भावना दीदी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर शिवन्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी भावना की माँ छोटे से बच्चे को गोद में लेकर अंदर आती है। वह बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। तभी शिवन्या भी रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस बच्चे को जल्दी से गोद में ले लेती है और उसको अपनी छाती से लगाकर उसे चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुप ही नहीं होता। तब शिवन्या जल्दी से कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पीकर बच्चा चुप हो जाता है और शिवन्या उसको गोद में हिला डुला कर सुला देती है। उसके बाद भावना का अंतिम संस्कार हो जाता है। भावना की माँ वहाँ कुछ दिन रहती है। भावना की माँ देखती है कि शिवन्या बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही है और वो छोटी बच्चे को भी तो पलकों पर रखती है। उसके लिए शिवन्या की सारी रात जागती है। शिवन्या का ध्यान बिल्कुल भी घर के कामों में नहीं होता है, उसका पूरा ध्यान बच्चों पर ही रहता है। ये देखकर भावना की माँ योगेश के पास जाती है और योगेश से कहती है, बेटा भावना कहीं नहीं गई। ये सुनकर योगेश अपनी सास की तरफ सवालों से भरी नज़र से देखता है।
तब योगेश की सास कहती है कि शिवन्या भावना का ही रूप है, उसे अपनी पत्नी के रूप में अपना लो। तब योगेश नाराज होता हुआ कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? अभी भावना को गए 2 दिन भी नहीं हुए और आप मुझे फिर से घर बसाने के लिए कह रही हो। मैं भावना से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। शिवन्या को तो मैं भावना की देखभाल के लिए लाया था। तब योगेश की सास कहती है, तुम कुछ भी कहो बेटा, लेकिन बच्चों को माँ की जरूरत है और तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और शिवन्या जितनी लगन से बच्चों की देखभाल कर रही है वो तो कोई सगी माँ ही कर सकती है। और आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो कुछ दिन और रहकर चली जाऊंगी। उसके बाद भावना की 13वीं की रस्म भी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर में योगेश और बच्चे, शिवन्या घर में अकेले रह जाती हैं। योगेश जब ऑफिस जाना शुरू कर देता है और शिवन्या सुबह ही उठकर योगेश का नाश्ता बनाती थी, बच्चों को समय पर उठाना और सारा काम सही समय पर करती थी। धीरे धीरे बच्चे शिवन्या को बहुत प्यार करने लगे। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन यश बहुत बीमार हो जाता है और वह रोने लगता है कि उसे अपने पापा के पास ही रहना है। योगेश देखता है कि यश की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उस दिन योगेश ऑफिस नहीं जाता है और पूरे दिन यश के पास ही रहता है। अब रात होने को आई थी। यश जिद करता है और अपने पापा से कहता है, पापा आज मुझे आपके और छोटी माँ के साथ सोना है। योगेश यश को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन यश नहीं मानता। तब योगेश शिवन्या से कहता है, शिवन्या आज तुम यश को लेकर मेरे कमरे में सो जाओ, फिर जब यश सो जाए तब तुम चुपचाप अपने कमरे में नैन्सी और छोटू के साथ सो जाना। शिवन्या कहती है ठीक है। रात को यश की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। तब योगेश यश को गोद में लेकर सुलाता है मगर उसे नींद ही नहीं आती। इसके बाद शिवन्या यश को गोद में लेकर सुलाती है। तब थोड़ी देर में ही यश को नींद आ जाती है लेकिन यश को सुलाने में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। योगेश पलंग के एक किनारे पर सोता है और शिवन्या यश को योगेश की बगल में सुलाकर दूसरे किनारे पर खुद लेट जाती है। थके होने के कारण शिवन्या को तुरंत नींद आ जाती है। तभी आधी रात हो जाती है। योगेश सोते सोते यश के ऊपर अपना हाथ रखता है लेकिन उसका हाथ शिवन्या के हाथ के ऊपर आ जाता है क्योंकि शिवन्या पहले से ही यश के ऊपर हाथ रखकर सो रही थी। शिवन्या का स्पर्श योगेश की नींद में भावना के जैसा महसूस हुआ। उसने नींद में ही शिवन्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। शिवन्या की नींद खुल गई। शिवन्या देखती है कि योगेश उसका हाथ पकड़े हुए हैं और नींद में ही वह भावना को याद करता हुआ कहता है, आई लव यू भावना, और उसे अपनी तरफ खींच रहा है। शिवन्या उस वक्त कुछ भी नहीं कहती है और योगेश के करीब चली जाती है। योगेश उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है और वह भावना समझकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। रात पूरी होने के बाद सबसे पहले योगेश की नींद खुल जाती है तो वह शिवन्या को अपने करीब देखकर एकदम से खड़ा हो जाता है। योगेश को रात में हुई सारी बातें याद आ जाती है और जल्दी से शिवन्या को उठाता है, शिवन्या उठो। शिवन्या की नींद खुल जाती है और अपनी हालत देखकर वो एकदम शर्मा जाती है और जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करती है और खड़ी हो जाती है। तब योगेश शिवन्या से कहता है, सॉरी शिवन्या, मुझे पता नहीं चला कब मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया। शिवन्या, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपकी पत्नी होने का धर्म निभाया है। योगेश रोते हुए शिवन्या को गले से लगा लेता है और उसके बाद यश की भी तबीयत ठीक हो जाती है। योगेश शिवन्या को धीरे धीरे अपना लेता है और शिवन्या ने भी भावना के बच्चों को ही अपने बच्चे माना और अपना बच्चा कभी भी पैदा नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।